अपने टॉपिक पे जहाँ पे हमने छोड़ा था। अच्छा जी, हम यहाँ तक आए थे मेरा ख्याल है चाइल्ड लेबर तक, और चाइल्ड लेबर का हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में मौजूदा कानून साजी क्या कहती है, मौजूद कौन कौन से ऐसे लीगल कन्वेंशन हैं, एक्ट्स हैं, या वो ऐसी लेजिस्लेशन मौजूद है जो चाइल्ड राइट्स के बारे में जो एक माइलस्टोन, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक माइलस्टोन का जो है रोल प्ले करती है। तो हमने ये चीज़ देखने की कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो है काम हो रहा है। अभी कल परसों अगर आपने देखा तो कल परसों एक नया बिल जो है चाइल्ड राइट्स के ऊपर मेरे ख्याल में जो है उसके ऊपर बहस हो रही थी। इसी तरह हमने इंडिया का देखा कि इंडिया के अंदर जो चाइल्ड लेबर है उसकी क्या सिचुएशन है, और इंडिया में जो लेजिस्लेशन है उसका क्या जो है अवेलेबिलिटी क्या है, या वहाँ पे वो जो लॉज हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट स्ट्रीट चिल्ड्रंस। आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, ये होता है वो होता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा फॉर्मली देखने की कोशिश करेंगे कि लिटरेचर जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस के बारे में वो है क्या कहते हैं। सो चिल्ड्रंस वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स फॉर एग्जांपल आर पैडलर्स, शू शाइनर्स, सेलिंग सेक्स आर अमंग द मोस्ट विजिबल ऑफ चाइल्ड लेबर। ऐसे तमाम बच्चे जो आपको स्ट्रीट्स में मिलें, जो कि पैडलर सिंपल बिना बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव से गलियों में वॉक कर रहे हों, शू शाइनर बॉयज हों फॉर कमर्शियल सेक्स एक्टिविटीज आपको मिलते हैं। तो दीज आर द मोस्ट विजिबल स्ट्रीट चिल्ड्रन या चाइल्ड लेबर forms you people can observe around your streets. UNICEF in 2006 estimates it to be in the tens of millions, possibly ranging as high as 100 million street children are available around the world. कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो जो डाटा अवेलेबल है मेरे पास कि यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 के अंदर अराउंड एक 100 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते हैं अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसको हम मजीद इस टर्म को मजीद एक्सप्लेन करने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो हमने इसको टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड जो है वो करने की कोशिश की है। टर्म स्ट्रीट चिल्ड्रन is used as a generic label. There are several subcategories, and most predominantly there are 3 main categories, subcategories. Number 1, working children. Number 2, homeless children, and number 3, displaced children. So there is quite uh, possible differentiation or variation between these 3 सब कैटेगरीज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। सो आप ये नहीं कह सकते कि हर वो बच्चा जो गली में आपको घूमता हुआ बिना किसी मकसद के नज़र आता है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन कहला सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये 2008 के अंदर जो पेंजन और उनके साथियों ने दी है, वर्किंग चिल्ड्रन आर दोज इन द स्ट्रीट्स टिपिकली टू अर्न मनी फॉर देयर फैमिलीज बट लिव एट होम विद दिस फैमिलीज। ये कुछ छोटा मोटा काम करते हैं ताकि अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। आप गलियों के अंदर देखते हैं कि बच्चे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बेच रहे होते हैं, लाइक बालून्स, लाइक छोटे बच्चों के काम की चीज़ें, कोई टॉफियाँ, कोई क्रैकर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए सर आजकल मास्क बहुत ज्यादा बेच रहे हैं। यस एग्जैक्टली। अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो मास्क और जो सैनिटाइजर और टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चे जो हैं गलियों के अंदर आपको बेचते हुए नजर आएंगे। तो ये पहली चीज किस्म है। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के स्लम्स में आपको जो ये अफगान माइग्रेंट्स के बच्चे हैं वो आपको नजर आते हैं इस तरह के काम करते हुए। नंबर 2, होमलेस चिल्ड्रन, जिनका को घर बार नहीं होता, जिनके पीछे आप यूँ भी कह सकते हैं पेरेंट्स, सम ऑफ द टाइम पेरेंट्स भी नहीं होते,
तो वो काम करते हैं और वो गलियों में ही रहते हैं क्योंकि उनके पास उनका घर है ही नहीं, रिहाइश है ही नहीं, तो उनको उनका वो अल्टीमेट कोई मकसद नहीं है। आप अर्बन एरियाज़ के अंदर देखते हैं कि शाम को जैसे-जैसे ये सूरज जो है गुरूब की तरफ जाता है, तो बच्चे जो है, जो ऐसी शॉप्स जिनके शेड्स होते हैं, जिनके शेड्स बने होते हैं जहाँ पे वो रात गुज़ार सकते हैं, या ऐसे जो रेहड़ियाँ कह लें जो रोड्स के ऊपर वो खड़ी मिलती हैं, वहाँ उसके नीचे बच्चे जो है रात गुज़ारने के लिए अपना जो है वो लिए हुए होते हैं। वो दोनों ही काम कर रहे होते हैं। एक वो वर्क करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऊपर वर्किंग चिल्ड्रंस की हमने ऊपर जो नंबर 1 कैटेगरी देखी, वो काम करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। होमलेस चिल्ड्रन जो है वो काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नंबर 3 डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस। डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस लिव एंड वर्क इन द स्ट्रीट विद देयर फैमिलीज़। अब आप देखें ये 2 मेजर डिफरेंसेस है। होमलेस चिल्ड्रन की बात की तो उसमें उसने फैमिलीज़ का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस की बात करता है कि डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन में उसने वो बात कर रहा है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो बच्चे स्ट्रीट्स के अंदर ही जो है रहते हैं और काम करते हैं, वहीं पे सोते हैं। There are general definitions. These are all general definitions. Of course, there are always children who do not fit neatly into these categories. आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि इनके अंदर इन कैटेगरी में से किसी के अंदर भी फिट नहीं होते होंगे, लेकिन अगर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेनी है स्ट्रीट चिल्ड्रन की, तो उसको वो इन 3 कैटेगरीज को पिंजन और उसके साथ ही जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे आपकी मोहल्ले में आपको बहुत सारे ऐसे बिना मकसद घूमते हुए बच्चे नजर आएंगे जो कि सारा दिन गलियों में होते हैं और शाम को जो है वो घर चले जाते हैं। दे आर मोर वल्नरेबल फॉर किडनैपिंग, फॉर जो है चाइल्ड अब्यूज और इवन फॉर क्राइम। तो ये थी स्ट्रीट चिल्ड्रन की छोटी सी डेफिनेशन। इसके साथ हम आगे चलते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन में बॉयज वर्सेस गर्ल्स अगर हम बात करें तो उसमें जो तादाद है वो किन की ज़्यादा होती है, तो आप यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% जो है लड़के ही आपको गलियों में जो है इस तरह की खेलते हुए मिलेंगे। बहुत कम बच्चियां ऐसी होंगी, गर्ल्स ऐसी होंगी जो आपको गलियों में मिलेंगी। वो बहुत एक खास एज होती है, 5-6 साल के अंदर बच्चे शायद गली में खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो हैं अपनी गर्ल्स को, बेटी जो हैं उनको इजाज़त नहीं देते कि वो गलियों में ज़्यादा देर तक खेलें। बॉयज़ आर द मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, पार्ट्स ऑफ विच इज आइडेंटिफाई। उसने कुछ एग्जांपल्स जो है वो देने की कोशिश की हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो आपको लड़के ही जो हैं ज़्यादातर गलियों के अंदर मिलेंगे। For example, girls on the streets are often defined as prostitutes, not street children. कहते हैं अगर आप बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट के अंदर अगर आपको लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो गली के अंदर मिलेंगी, तो दिस मीन दे आर नॉट स्ट्रीट चिल्ड्रन, दे आर लाइक मोर लाइकली prostitutes offering their services regarding commercial sex. Further, female child laborers who are not working in the sex trade are often working in the jobs located off the street, such as maids, while male child laborers are more visible on the streets, working as shoe shine boys or peddlers. मतलब है कि फीमेल चाइल्ड जो है आपको गलियों में नजर ना आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या मेनली वो लोग खवातीन, वो बच्चियां जो हैं वो घरों के अंदर काम करती हैं एज कम्पेयर टू मेल बॉय जो कि गलियों के अंदर मेनली शू शाइनर। अभी सलमान ने बात की जो है मास्क बेचने वाले बच्चे जो हैं, इवन के मैंने अफगान माइग्रेंट्स की बात करा था, तो वो कालीन और इस तरह के छोटे बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ें जो है गलियों के अंदर जो है आपको बेचते हुए नजर आते हैं। Finally, girls still living with their families are less likely than boys to work on the streets as they are more vulnerable in to violence on the streets are more often needed at home for sure. कहता है जी क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक कि लड़कियां जो है अगर गली में खेलेंगी तो दे आर मोर वल्नरेबल फॉर वायलेंस, वायलेंस फ्रॉम इवन मेल साइड, वायलेंस फ्रॉम द कम्युनिटी, वायलेंस फ्रॉम द एल्डर और सेक्सुअल लाइक सेक्सुअल अब्यूज। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो कहता है जी क्योंकि लड़कियों ने घर के काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी होती है, इसलिए भी आपको लड़कियां जो है स्ट्रीट्स में कम नजर आएंगी एज कंपेयर टू मेल। हम लोग स्लाइड नंबर 23 मौजूदा प्रेजेंटेशन के अंदर अदर रीजंस व्हाई चिल्ड्रंस आर इन द स्ट्रीट्स वेयर
बाय वेदर द चिल्ड्रन इज वर्किंग, चाइल्ड होमलेस और डिस्प्लेड चाइल्ड। कहते जी अगर आप मजीद अगर इन चीज़ों को देखना चाहेंगे बच्चे गलियों में क्यों हैं, तो आपने ऊपर जो 3 सब कैटेगरीज को डिफाइन करने की कोशिश की है, आप उनकी रोशनी में देख सकते हैं। और पुवर्टी एक बड़ी वजह है कि बच्चे जो हैं गलियों में निकलते हैं, काम करते हैं। जैसे अभी नाज़िया ने मिसाल देने की कोशिश की कि बच्चे जो हैं गलियों में हमें नज़र आते थे, वो बोरे उठाए हुए, जहाँ जिसकी वजह से वो अपने अपना कागज़। जी बेटा? मैंने कहा था, नाज़िया ने नहीं कहा। आपका नाम नहीं मेरे सामने आ रहा, क्या मुकद्दस ये कायनात है? कायनात, अच्छा कायनात, सॉरी। तो मेरी स्लाइड ऑन है ना, तो स्लाइड में जब ऑन होती है तो फिर नंबर और नाम मेंशन नहीं हो रहा होता कि कौन सा बच्चा बोल रहा है। ओके सॉरी जी, कायनात। ठीक है जी, पुवर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजंस। सेकंडली एक और चीज जो अगर हम बात करो सोशलाइजेशन की फैमिली के अंदर, तो फैमिली का माहौल जो है, अगर आपके पेरेंट्स बहुत सख्त हैं तो भी बच्चे उस सिचुएशन से जान छुड़वाने के लिए घर के अंदर कम आना पसंद करते हैं। एंड थर्डली अगर आपकी जो रेजिडेंस है वो इतनी अच्छी से मुराद को इतनी स्पेशियस नहीं है कि आपकी जो फैमिली है उसके अंदर अच्छी तरह सेटल हो सके, उसकी मूवमेंट आसान हो, तो भी पेरेंट्स जो है बच्चों को घर के अंदर इसलिए, घर से बाहर इसलिए भेजते हैं ताकि जो घर के अंदर जो कुशादगी का एहसास है बरकरार रहे। तो ये 3-4 मोटी रीजंस हैं जिसके अंदर आप इन चीज़ों को कंपैरिजन कर सकते हैं। उसने मिसाल दी है बॉम्बे की। इन इंडिया इट वाज फाउंड दैट ओनली 40% ऑफ चिल्ड्रन हैड एवर बीन टू स्कूल। अगर हम बात करें इंडिया के सिर्फ एक शहर की जिसको बॉम्बे कहते हैं, 40% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। और जो है नहीं, जो 40% बच्चे जो थे जो कभी स्कूल गए थे, एंड ओनली 10% हैड एवर प्रोग्रेस पास प्राइमरी स्कूल, और उनमें से 10% बच्चों ने सिर्फ प्राइमरी पास की। अगर हम डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रंस की बात करें तो डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन होने की वजह जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हो सकता है। अगर अब मैंने पहले बात की कि अगर फैमिली के अंदर फैमिली का एनवायरनमेंट जो है, जो एटीट्यूड है या ओवरऑल एक जो जिसको माहौल कहते हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट मतलब वायलेंट है तो भी बच्चे घरों के अंदर रहना पसंद नहीं करते। Homeless children are more likely to experience familial problems such as parental death, abuse, or other conflict. They live on street because they have nowhere else to go. अब ये बहुत बड़ी एंड बहुत इम्पोर्टेंट जो है फाइंडिंग है, अगर आप इससे एग्री करें। और इसको 3 डिफरेंट जगह पे इसको कोट किया गया है। उसको पेंजन उसके साथियों ने कोट किया है, प्लम्बर ने कोट किया है, वार्ड और सीगर ने कोट किया है कि बच्चों के होमलेस होने की एक बड़ी वजह पेरेंटल डेथ्स हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे के या जो पेरेंट्स नहीं हैं एंड ही और शी हैव नथिंग टू डू विद फैमिली, जो कि उनके दूसरे रिलेटिव्स हैं, तो भी वो बच्चे आपको गलियों के अंदर नजर आएंगे। और ऐसे बच्चे आपको वक्त से पहले मैच्योर होते हुए नजर आएंगे क्योंकि दे पीपल आर वर्किंग इन हार्ड सिचुएशन। वो अगर आप लोगों में से किसी को इत्तेफाक हुआ हो उन बच्चों से इंटरेक्ट करने का, जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं या जो मार्केट्स में काम करते हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ रिस्पांस आप कभी चेक किया करें, कितने वो हाजिर दिमाग होते हैं और कितना वेरिएशन है उनके रिस्पॉन्सेज के अंदर। आप हैरान हो जाते हैं कि हम जब थे तो हमें तो इस किस्म की बातें जो हैं वो करना नहीं आती थी, लेकिन सिचुएशन जो है, इन्वायरमेंट जो है, वो उनको ये तमाम बातें सीखने पर मजबूर करता है। ओके, स्ट्रीट चिल्ड्रंस typically receive attention for being perpetrators of crime, हाँ, including theft, assault and drug use। मैंने जैसे पहले कहा कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो क्यों होते हैं कि वो किडनैप हो सकते हैं, वो क्रिमिनल्स के हाथों अगवा हो सकते हैं। जब वो अगवा हो सकते हैं तो फिर वो चोरी चिकारी, असाल्ट, ड्रग यूज, इन तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मिसाल भी दी कि बच्चे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक नंबर एक, वो मैसेजेस पहुंचाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के जो है पैगामात देने के लिए, ड्रग्स शिफ्ट करने के लिए। और फिर हमने बात की थी यूएई के अंदर ना सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए नहीं, उसके साथ साथ जो कैमल रेस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं उधर होती हैं, उनमें भी वो बच्चे जो है इस्तेमाल होते हैं। तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस
जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादातर अफेक्ट हो सकते हैं इन मामलात के अंदर। ओके, स्ट्रीट चिल्ड्रन की हेल्थ के ऊपर आपकी मौजूदा जो स्लाइड, देयर आर नंबर ऑफ हेल्थ रिस्क टू स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो बच्चों को हो सकते हैं। नंबर वन, कहते हैं टिपिकली डू नॉट सफिशिएंट फूड। सबसे पहली बात कि ऐसे बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं जो हमारी ऊपर की जितनी भी हमारी बहस थी उसके मुताबिक स्ट्रीट चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आते हैं। तो वो कहते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ कि उन बच्चों को खाने के लिए सफिशिएंट, और अगर हम सफिशिएंट की बात करें तो सफिशिएंट में क्वालिटी की बात नहीं हो रही। कीप इन माइंड वो जो डिफाइन कर रहा है सफिशिएंट में, वो क्वांटिटी की बात करके उनको इतना खाना नहीं मिलता कि वो पेट भर खाना खा सकें। हम क्वालिटी की उस बात जो है उसको इसमें शामिल नहीं कर रहे। वो पीने के लिए साफ पानी उनको अवेलेबल नहीं होता, और टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होती, और मेडिकल केयर जो है वो तो ना होने के बराबर है। जो लोग कराची जिन्होंने देखा हुआ है या कराची जिन्होंने विज़िट किया हुआ है, तो कराची के जो स्लम्स हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, अगर आप में से किसी ने देखी हों तो यू कैन बेटर जज के वहाँ पे क्लीन वाटर क्या होता है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, और लैक ऑफ मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा हुआ तो आपने जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं जिसमें वो स्लम्स को दिखाते हैं, तो वहाँ से आपको एक स्नैपशॉट मिल सकता है कि वो बच्चे किस किस्म के माहौल में जो है वो रहते हैं। इसके साथ-साथ ये मलेरिया प्रोन एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये नदी ना अब ये जो बरसाती नाले या जो सीवरेज के नाला जात होते हैं, उनके इर्द-गिर्द ऐसी आबादियाँ जो हैं होती हैं, और तो क्योंकि घरों से बाहर रहते हैं, तो मलेरिया होने के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर मलेरिया मॉस्किटो जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो आम तौर पर जो चिल्ड्रंस हैं वो अफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जब से ये डेंगू वाला मामला आया है, दिस इज़ एन अदर बिग थ्रेट टू स्ट्रीट चिल्ड्रंस के, जिसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। ओके, दे आर लाइकली और मोर लाइकली टू बी साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम। ऐसे बच्चे आप कहते हैं जी ये बच्चा तो नफसियाती मरीज़ है। क्यों? मार्केट में, गलियों में, सड़कों पे रहने की वजह से जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पॉन्स एक नॉर्मल बच्चे को अपनी फैमिली के अंदर मिलता है, वो इन बच्चों को नहीं मिलता। तो दे आर मोर रफ चिल्ड्रंस, दे आर मोर मतलब फिजियोलॉजिकल और सेंसिटिव चिल्ड्रंस एज कंपेयर टू आल चिल्ड्रंस जो कि फैमिलीज के अंदर जो है वो रहते हैं। फिर उनमें इस किस्म की आदत जो हैं पैदा हो जाती हैं, जिसमें ड्रग का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना। तो ये क्यों उसकी मेन वजह ये है कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होती, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये बच्चे इन तमाम एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। मैं ऐसे केसेस भी जानता हूँ कि जिनकी जो है मेल पेरेंट जो है घर पे ना होने की वजह से भी जो मेल चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा इस किस्म की आदत का शिकार हो जाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो लोग देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने देहाती लाइफ देखी हुई है, कि जब हमारे मेल पेरेंट्स जो हैं मुल्क से बाहर चल जाते हैं, एंड देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन। वन इज़ कि वो कुछ नहीं कमाते, एंड वन इज़ कि वो बहुत कुछ कमाते हैं। तो दोनों सूरतों में जो पीछे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हालात जो हैं वो काबिल सताइश नहीं रहते। Yes, sir. Yes, sir. Okay, next slide. Hopefully it is clear to all of you people. Children in the sex trade. इसके ऊपर कुछ डाटा भी मैंने डालने की कोशिश की है। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम जो जिसको आप बुरा कह सकते हैं, सोशली वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, और आर्टिकल 334 जो है CRC का इसको बेसिकली डील करता है। वो कैटेगोरिकली जो है इसकी जो है चिल्ड्रन प्रोस्टिट्यूशन है उसकी प्रोहिबिशन के ऊपर जो है वो बात करता है, आर्टिकल नंबर 34 CRC। ड्यू टू इंक्रीज in child trafficking, an optional protocol to the CRC was ratified by United Nations in 2000. It addresses the sale of children, child prostitution and child pornography. कहते हैं जी वर्ल्ड वाइड जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ने की वजह से एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल, एक नई चीज़ डालनी पड़ी मौजूदा UNCRC के अंदर, जिसके अंदर एक चीज़, ये 3 नुकात
जो है उनको एड्रेस किया गया। नंबर 1 बच्चों को बेचना, नंबर 2 चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और नंबर 3 चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अगर हम इन आखिरी 2 की बात करें तो आखिरी 2 पाकिस्तान के शहर कसूर में आपको जो है पिछले 5-7 साल का अगर मैं बात करूं तो आपको इसके जो है रिलेशनशिप निकालने में आसानी रहेगी कि ये 2 चीज़ें तो पाकिस्तान में आपको जो है कैटेगोरिकली देखने को जुबान ज़दे आम है। 158 countries are parties to this protocol including the United States। अभी तक ये सन 2000 के अंदर ये प्रोटोकॉल पास हुआ और 158 कंट्रीज ने आज तक इस प्रोटोकॉल को जो है वो साइन किया हुआ है, वो इसकी पार्टी हैं। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस commercial sexual exploitation estimated to be 1 million children। 1 million children mean 1 million children जो है अराउंड द वर्ल्ड ILO 2012 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक जो है 1 मिलियन अराउंड 10 लाख जो है बच्चे जो हैं इस चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का जो है वो शिकार होते हैं। चिल्ड्रंस इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, बच्चों का जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल। अगेन एक और ऐसी हालत जिसमें बच्चों की लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट जो है वो दरपेश होता है। आर्टिकल 38 ऑफ CRC, आपका जो UNCRC का आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 38 चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात करता है, रिक्वायर्स दैट दोज टेकिंग अ डायरेक्ट पार्ट इन कॉम्बैट must be at least 15 years old and children younger than 15 may not recruited into the armed forces। आर्टिकल 38 CRC का कहता है कि जी किसी भी जंगी हालत में अगर आप बच्चों को रिक्रूट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कम अज कम उम्र है वो 15 साल होनी चाहिए। उससे पहले बच्चे को किसी भी इस किस्म की हालत से इंटरेक्ट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है जी। फिर ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो CRC में बना 2000 के अंदर, उसने उसकी एज जो है उसको रेज करके 15 साल से 18 साल कर दिया। 147 कंट्रीज जो हैं उसको रेटिफाइड कर चुके हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। म्यांमार के अंदर अभी तक जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि म्यांमार में जो है वो बच्चे इसको अब बच्चों को अभी तक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने वियतनाम वार देखी हो तो मूवीज़ वियतनाम वार के ऊपर जो मूवीज़ आती हैं या एवन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं तो वो छोटे बच्चों को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड सोल्जर्स नॉट ओनली टेक पार्ट इन कम्बैट बट दे आल्सो सर्व एज स्पाइस, मैसेंजर्स, पोर्टर्स एंड फोर्स सेक्सुअल पार्टनर्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आप बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मोर इनोसेंट, तो उस पर शक जो है उसकी वजह कम होती है। इन सम केसेस चिल्ड्रन वॉलंटरली जॉइन द फोर्सेस। जो आप वाली बात है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को खुद से दे देते हैं कि हमारे बच्चे को जिहाद के लिए इस्तेमाल करें। ओके जो लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी LRA के नाम से जानी जाती है, ये जो है इनमें बच्चों का जो चाइल्ड सोल्जर का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर इसने बड़ी डिटेल में बात की है। दिस वाज सीन मोस्ट विविडली थ्रू द वर्क ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस यूजर ऑफ चाइल्ड सोल्जर, दैट इज लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी। A rebel group in Uganda has been fighting against the government since 1986। तो मैंने अभी बात की कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को आर्मीज के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो LRA के नाम से आर्मी जानी जाती है जो कि युगांडा के अंदर बेसिकली ये एक रेबल ग्रुप है जिसको जो बागी कहते हैं आप लोग, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ बरसर-ए-पेकार है 1986 से। और LRA किडनैप्ड एज मैनी एज 25,000 चिल्ड्रन ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, 7,500 ऑफ देम आर गर्ल्स। 2005 के अंदर MNTC इंटरनेशनल वालों ने ये रिपोर्ट किया है कि वो 25,000 बच्चे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जब अपनी पूरे अरूज पे था तो उन्होंने उठाए और उसमें से 7,500 जो थी वो फीमेल्स थी। बॉयज़ जो थे वो उनको ट्रेन करके सोल्जर इस्तेमाल करते थे और बच्चियां जो थी उनको या तो ऑफिसर्स की वाइफ बना दिया जाता था या उनको कमर्शियल सेक्स के लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे।
चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट आपको हर जगह मिलेगी। अब आप इवन अपनी फैमिलीज के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर भी मिलेगी। चाइल्ड अब्यूज एंड नेग्लेक्ट बाय केयर टेकर। मेल ट्रीटमेंट इज बेसिकली समथिंग दैट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन। वो बाहर से नहीं होता, वो घर के अंदर ही उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके रिलेटिव्स जो हैं, जहाँ पे वो रहता है, उनकी तरफ से जो होता है। और सीआरसी का आर्टिकल नंबर 19 जो है बेसिकली चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट जो है उसको एड्रेस करता है। एंड 86% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 to 14 years experience physical and psychological aggression from their families. This is from UNICEF 2009. क्रॉस कल्चरल डेफिनेशन की बात करें, ओके सर। क्रॉस कल्चर, थैंक यू अली। क्रॉस कल्चरल डेफिनेशन की बात करें तो चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। द पोर्शन ऑफ द हार्म to the children that results from human action that is prescribed, proximate and preventable. अच्छा, इसमें जो चीज समझने वाली है वो कहता है जी दिस इज समथिंग के दैट इज कल्चरली डिफाइंड, कि बच्चे के साथ जो मेल ट्रीटमेंट है उसमें कल्चर आपको किस हद तक स्पेयर करता है कि आप बच्चों के साथ कौन सा रवैया रवा रख सकते हैं और कौन सा रवैया रवा नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कल्चर में बच्चों के साथ हैंडलिंग में या डीलिंग में दैट आर नॉर्मल थिंग्स, बट हो सकता है वही चीज़ें जो आप करें वो किसी दूसरे कल्चर के लिए शॉकिंग हो और वो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो। तो सो कीप इन माइंड द मेल ट्रीटमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है जी। इसमें जो मिसाल आपके सामने रखी गई है कि अमेरिकन्स जो हैं वो बच्चे को सेपरेट रूम में सुलाते हैं। अगर आप अपने इलाके की, अपने कल्चर की बात करें तो दिस इज मोर लाइक वायलेंस, कि आप बच्चे को रात को अपने साथ नहीं सुलाते, बच्चे को एक सेपरेट रूम में सुलाते हैं। इसी तरह हो सकता है कि उनको हमारा बच्चे को अपने साथ सुलाना शॉकिंग लगता हो कि ये बच्चे को अपने साथ क्यों सुलाते हैं। Okay, next slide. It is important to differentiate between what the cultural differences and what is male treatment. मैंने इसी के ऊपर भी जो सारी बहस जो है समेटने की कोशिश की कि it totally depends on cultural differences and the definition of male treatment according to that particular cultural सिचुएशन। दिस इज मोर लाइक कल्चरल रिलेटिविज्म, कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जब डिस्कस या स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस कल्चर के शूज में अपने पाँव रखते हुए उसको सीखने की, उसको समझने की ज़रूरत होती है, एज कम्पेयर टू कि आप अपने कल्चर को सुपीरियर जानते हुए किसी और कल्चरल आइटम्स को डिफाइन करने की जो है वो कोशिश करें। ट्रीटमेंट एंड आउटकम। मेल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो उसके दो किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस मेनली होते हैं। वन इज शॉर्ट टर्म एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में डेथ एंड इंजरी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में मेनली जो डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, हाइपरटेंसिव, फिजियोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बच्चों के साथ जो है आपको देखने को मिलते हैं। और वो कहते हैं जी फिजिकल हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो दैट इज मे लिंक विद कैंसर, मिड क्रॉनिक लंग डिजीज एंड लीवर डिजीज सिस्टम। मेल ट्रीटमेंट के आउटकम की सूरत में आपको बच्चों के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। वुमेन हु हैव एक्सपीरियंस चाइल्ड अब्यूज आर मोर लाइकली टू बी विक्टिम ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन देयर अडल्टहुड। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी। हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, मैंने कोशिश करूँगा आज का लेक्चर हमारा कवर हो जाए। इंटरनेशनल अडेप्टेशन की बात करें तो चाइना, इथोपिया और रशिया जो है वो टॉप सेंडिंग कंट्रीज हैं। ठीक है जी। इंटरनेशनल अडॉप्टेशन, अडॉप्शन से मुराद ओके सर। अडॉप्शन से मुराद जो है बच्चों को गोद लेने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली उसके ऊपर बात हो रही है। तो चाइना, इथोपिया और रशिया की बात करते हैं, दे आर मोर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं गोद लिए जाते हैं। इंटरनेशनल अडॉप्शन फर्स्ट बिगिन इन फोर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू विद अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन फॉर जर्मनी एंड ग्रीस बाय यूएस फैमिलीज। कहते जी कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये काम शुरू हुआ, जब जो चिल्ड्रंस थे जो है जर्मनी से
और ग्रीस से उनको यूएस फैमिलीज़ ने अडॉप्ट करना शुरू किया और आपको ये आम तौर पर मिलता भी है मूवीज़ के अंदर भी देखने को कि वहाँ पे बाकायदा जो है ऑर्फन सेंटर्स होते हैं और वहाँ से बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। सेकंड वेव्स की बात करें, सेकंड वेव जो है वो कोरियन वार के बाद जो है सामने आई। कोरिया से जब फ्रॉम दीज बिगिनिंग अ चाइल्ड फोकस्ड फिनोमेनन इंटरनेशनल अडॉप्शन हैज इवॉल्व। मतलब जो सेकंड वेव जो कोरिया के अंदर कोरियन जंग के बाद सामने आई, उसमें जो है इसको इंटरनेशनल जो फोकस मिला इस अडॉप्शन को, तो इसको एज इंटरनेशनल फिनोमेनन जो है आपको जो है वो देखने को मिलता है। मैं